हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू क्वांटम क्लासेस, माई सेल्फ अली। और लास्ट की दो वीडियोस में मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट की थ्योरी और स्केलर प्रोडक्ट के प्रॉब्लम्स बताए है ना। और स्केलर प्रोडक्ट में ही मैंने आपको हल्की सी इंट्रोडक्शन वेक्टर प्रोडक्ट की दी थी है ना। तो चूंकि हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ लिया है, स्केलर प्रोडक्ट के बाद हमें आज वेक्टर प्रोडक्ट पढ़ना है। लेकिन वीडियो की लेक्चर शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर मेरा काम पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और अपने सुझाव जो है वो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दें। और गाइस, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड, आपका रोटेशन, एक बहुत ही फिजिक्स के अच्छे खासे पोर्शन को ये क्या करता है, कवर करता है। तो इस कॉन्सेप्ट को मिस बिल्कुल भी नहीं करना हमें किसी भी तरीके से। और साथ ही साथ ये है बहुत आसान, इसमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग है, इसमें आपको बहुत सारी चीजें याद रखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन बस आपको इसको अच्छे से समझना है ना। और फिर मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको पूरी इसकी इंपॉर्टेंस को समझनी है तो आपको वीडियो जो है वो अंत तक देखना ही चाहिए है ना। तो वक्त जाया ना करते हुए हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिए वेक्टर प्रोडक्ट। एकदम सिस्टमेटिक वे में, आपको कहीं पर भी किसी से पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने थॉरली वीडियो की लेक्चर देख ली और थ्योरी भी देख ली और प्रॉब्लम्स भी लगा लिया तो ट्रस्ट मी बहुत इजीली आप 11th 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम को भी क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट को डिनोट कैसे किया जाता है ना। तो वेक्टर ऐसे लिखो, यहां से लिखना शुरू करो, छोटे छोटे पॉइंट से ये आपके नोट्स अच्छे से बन जाएंगे कि वेक्टर प्रोडक्ट्स of two vector product of two vectors A and B is denoted as follows है ना। किस तरीके से डिनोट किया जाता है सर? A क्रॉस B, दिस इज क्रॉस है ना। और इसको रीड कैसे करते हैं सर? रीड एज ए क्रॉस बी। इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है? ए क्रॉस बी। बिकॉज ऑफ दिस नोटेशन आपका ए क्रॉस बी जो है यानी वेक्टर प्रोडक्ट को हम लोग कई बार क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो वेक्टर प्रोडक्ट ऑल्सो कॉल्ड एज क्या कहलाता है सर? क्रॉस प्रोडक्ट कहलाता है। ये मैं वीडियो जानबूझ के इस तरीके से रिटन फॉर्मेट में बना रहा हूं कि जो बच्चा एकदम इनिशियली स्टार्ट किया है फिजिक्स पढ़ना वो भी इन सब चीजों को देख करके समझ ले और एक अच्छा सा नोट्स बना ले। ठीक है, अब देखो, टू डिफाइन द वेक्टर ए क्रॉस बी वी प्लेस टेल ऑफ वन वेक्टर ऑन द टेल ऑफ अनदर वेक्टर इन सच अ वे दैट द एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो अब यहां पर आपका ए क्रॉस बी जो होता है वो आपका एक तीसरा वेक्टर को देता है। समझ में आई बात? यानी कि ए क्रॉस बी जो है वो एक तीसरे वेक्टर को देगा। ठीक, अब हमको तीसरा जो वेक्टर मिला डियर, एक वेक्टर को कंप्लीट डिफाइन करने के लिए, एक वेक्टर को कंप्लीट डिफाइन करने के लिए उसका मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए और उसका डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। तो मुझे ए क्रॉस बी की वैल्यू यानी कि वेक्टर सी को जानने के लिए मुझे वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड भी पता होना चाहिए और डायरेक्शन भी पता होना चाहिए। ठीक है सर, तो आप पहले इस चीज को उतार लें, फिर मैं आपको 1 बाई 1 करके मैग्नीट्यूड और फिर जो है डायरेक्शन के बारे में बताता हूं। इसको नोट डाउन कर लें। देखिए डियर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि ए क्रॉस बी जो है वो क्या दे रहा है आपको? एक तीसरा वेक्टर, यानी कि हम दो वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो मुझे क्या मिलता है? तीसरा वेक्टर मिलता है। वेक्टर को डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए आपके पास? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। ठीक, तो मैग्नीट्यूड जो होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो है
मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो है वो आपका ए बी साइन थीटा के बराबर होता है ना सर। मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो है बाय डेफिनेशन वो आपका ए बी साइन थीटा आता है। ये कैसे आता है, ये इस चीज के पचड़े में हमको नहीं पढ़ना, बस इतना याद रख लेना है हमें यहाँ पे कि मॉडुलस ऑफ सी का जो वैल्यू है वो आपका ए बी साइन थीटा है, ये डेफिनेशन के थ्रू ही है ना। अब यहां पर एक चीज हम गौर कर रहे हैं कि सर आपका जो वेक्टर सी है वो आपका मॉडुलस ऑफ जो सी है वो आपका ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी और दोनों के बीच की एंगल पे डिपेंड कर रहा है। तो ठीक है, तो यहां से अगर हम थीटा को बदल दें तो हमारा जो है मैग्नीट्यूड वेरी कर सकता है। और वैसे एक चीज और यहां पे जान लो कि इसको हम ऐसे भी डिनोट करते हैं ना, तो इसमें कभी कंफ्यूजन नहीं पालना। साइन ऑफ थीटा, दिस इज साइन ऑफ थीटा। तो हमने ये देखा कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो है ए बी पे भी डिपेंड कर रहा है, बी पे भी ए पे कर रहा है, बी पे कर रहा है और थीटा पे कर रहा है, मतलब मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी और एंगल बिटवीन देम। तो गाइस यहां पे एक चीज नोटिस करो कि ये जो थीटा है ये है क्या, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, और एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स की जो रेंज होती है वो ग्रेटर देन 0 और लेस देन इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब 0 से बड़ी और 180 से छोटी यानी 180 से छोटी वैल्यू पर साइन थीटा की वैल्यू हमेशा क्या होती है, पॉजिटिव होती है ना। लेकिन 0 और 180 पे कितनी होती है, तो सर वो आपकी होती है 0 डिग्री। तो 0 और 180 को अगर हम हटा दें तो उसको छोड़ करके साइन थीटा हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीट्यूड ऑफ सी की जो वैल्यू होगी या तो 0 होगी या तो पॉजिटिव होगी। समझ में आई बात। तो यहां पे चूंकि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि साइन थीटा इज पॉजिटिव और 0, और ये 0 कहां पर होता है सर, 0 और 180 डिग्री पे। आपने ये मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि सर साइन थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होती है, पॉजिटिव होती है। और दूसरी चीज आपको ये मैं बता दूं कि साइन थीटा की वैल्यू एक्स एक्सिस पे हमेशा क्या होती है, 0 होती है। साइन 0 0, साइन 180 0, साइन 360 0, 540 0, मतलब आप कोई भी एंगल्स ले लो जो इस एक्स एक्सिस पे लाई करेगा हमेशा साइन की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। लेकिन हमें चूंकि एंगल बिटवीन टू वेक्टर 0 और 180 डिग्री पे ही मतलब 0 और 180 डिग्री के बीच में लाई करता है, तो इसलिए हम इन दो वैल्यूज पे ही कंसंट्रेट करेंगे। तो यहां से हमने एक चीज ये देखी कि साइन थीटा की जो वैल्यू है वो 0 भी हो सकती है और पॉजिटिव भी। तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ जो सी है वो आपका 0 हो सकता है या पॉजिटिव। अब यहां पे एक चीज और आप नोटिस कर लो कि सर थीटा की वेरिएशन की करस्पॉन्डिंग आपका क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी बदल रहा है। तो मैक्सिमम कहां पर होगा और मिनिमम कहां पर होगा वो चीज हम देखते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी को अगर मैक्सिमम होना है तो देखो आपको साइन थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो मैक्सिमम होनी चाहिए। और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर होती है सर, तो वो 1 होती है ना। तो इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ सी जो है वो मैक्सिमम क्या होगा सर, ए बी, मतलब साइन थीटा की वैल्यू व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों सर, क्योंकि साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, और ये इसकी क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ सी मिनिमम कहां पर होगा सर, तो यहां से देखो कि साइन थीटा की जो मिनिमम वैल्यू है 0 से 180 के रेंज में कितनी है, वो 0 है। तो अगर हम साइन थीटा की वैल्यू 0 ले लें या 180 ले लें तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो मिनिमम होगी, है ना सर। इसको मैक्स कर लें आप, है ना। तो ये 0 हो जाएगा। क्यों 0 होगा सर, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 0 है या 180 डिग्री है। तो यहां से एक चीज हमें सीखने को मिल रहा है कि जब दो पैरेलल वेक्टर हो या दो एंटी पैरेलल वेक्टर हो तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लें तो मुझे रिजल्ट, मतलब जो दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल हो तो अगर हम उसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो मुझे 0 मिलेगा। ठीक है सर। यहां पे देखो इस रिजल्ट को ध्यान से नोटिस करो तो तुम्हें कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेगी। क्या मिलेगा सर,
जिस वैल्यू पे क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम हो रहा है उस वैल्यू पे डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 होती थी, और 0 डिग्री पे आपका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो रहा है क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, और इस वैल्यू पे डॉट प्रोडक्ट जो था वो मैक्सिमम हो रहा था 0 डिग्री पे। तो ये कॉन्ट्रास्ट जो है मैग्नीट्यूड में देखने को मिलता है। ठीक है सर, चलिए अब हमने ये भी देखा था कि जब दो वेक्टर को हम प्लेस करते हैं टेल टू टेल तो इस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का जो है एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी होता है। कैसे सर, यहां पे देख लो, मैंने अभी क्या किया था कि वेक्टर ए को वेक्टर बी के साथ टेल टू टेल प्लेस किया था, और दोनों के बीच की एंगल जो थी डियर वो कितनी थी, थीटा थी, है ना। तो इसकी मैग्नीट्यूड जो है मॉडुलस ऑफ सी, इसको हम लोग कितना लिखे हैं, ए बी साइन ऑफ थीटा, है ना। तो ए बी साइन ऑफ थीटा जो है इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इंटू बी साइन ऑफ थीटा। देखो ये बी साइन थीटा जो है डियर वो बेसिकली बी से ए पर डाला गया परपेंडिकुलर का हाइट है, दिस इज बी साइन थीटा, है ना। तो हम इसको लैंग्वेज में कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि सर दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ या कंपोनेंट ऑफ बी परपेंडिकुलर टू ए, है ना। इसी वैल्यू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सर, मॉडुलस ऑफ सी जो है वो आपका बी इंटू ए साइन थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं सर। अब ये ए साइन थीटा क्या है, ये कुछ नहीं, ये आपका कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी है ना। तो दिस इज नथिंग बट दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है सर, तो ये आपकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। इस कॉन्सेप्ट का हम इस्तेमाल जो है वो रोटेशन में बहुत करते हैं, जैसे टॉर्क निकालने में, कि टॉर्क जो है लाइन ऑफ एक्शन पे हमेशा जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालना होता है उस पॉइंट से हम लाइन ऑफ एक्शन पे परपेंडिकुलर डालते हैं, वो वहां पे बहुत अच्छे से समझ में आएगी। बस यूं याद रख लो कि इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल जो है हम रोटेशन चैप्टर में बहुत अच्छे से करने वाले हैं। तो ये आपको सारी चीजें बहुत काम की है, इसको थॉरली अंडरस्टैंड करके फिर आप नोट डाउन कर लें। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है सर, अब जो है हम डायरेक्शन के बारे में देखते हैं कि डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है और क्या होता है। तो देखो, डायरेक्शन ऑफ सी है, डेफिनेशन के थ्रू ही ये बात स्पेसिफाई की जाती है कि आपका जो सी वेक्टर है जिस प्लेन में आपका ए और बी लाई करेगा, जैसे मान लो ये मेरा पाम का ये प्लेन है ना, ए और बी इसमें लाई कर रहे हैं, तो सी वेक्टर जो है वो हमेशा इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, है ना। देयर आर ऑलवेज टू डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वन ऑन ईच साइड। तो डेफिनेशन के अंदर ही है कि सर वी डिफाइन द क्रॉस प्रोडक्ट टू बी अ वेक्टर क्वांटिटी which has direction perpendicular to the plane containing both the vectors। मतलब डेफिनेशन के ही अंदर ये चीज आपको बताई जाती है कि आपका C वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है कंटेनिंग A एंड B, बट एक प्लेन के ऊपर जो है दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, वन ऑन ईच साइड। अब जैसे मान लो ये प्लेन ऐसे हुआ तब तो इसका परपेंडिकुलर इधर और इधर, अगर ये ऐसे रहा तब ऊपर या नीचे, है ना। ये अगर ऐसे रहा तब एक सामने और एक मेरी तरफ, है ना, इस तरफ। तो इस तरीके से दो डायरेक्शन पॉसिबल है। अब ये दोनों डायरेक्शन में से कौन सा डायरेक्शन होगा वेक्टर सी का, इसको निकालने के लिए मेरे पास जो दो मेथड है, एक को हम लोग कहते हैं राइट हैंड थंब रूल और दूसरे को हम लोग कहते हैं राइट हैंड स्क्रू रूल। तो दोनों को वन बाय वन जो है हम सिस्टमेटिक तरीके से देखते हैं, आपको जो आसान लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। ठीक, तो चलो
अब हम राइट हैंड स्क्रू रूल देखते हैं। तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है कि आपका मान लो कि दो वेक्टर है ए और बी है, और दोनों के बीच की एंगल जो है वो थीटा है। तो अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है डियर, तो आपको अपने राइट हैंड को जो वेक्टर पहले लिखा रहता है उसके अलोंग क्या करना है, प्लेस कर देना है, और अपनी उंगलियों को कर्ल करना है। तो कर्ल का कौन सा डायरेक्शन होगा? तो सर ए क्रॉस बी है, तो ए से बी की तरफ आपको क्या करना है, कर्ल करना है। तो ए से बी की तरफ कर्लिंग की दो पॉसिबिलिटी, एक थ्रू स्मॉलर एंगल और एक थ्रू लार्जर एंगल। तो आपको जो रास्ता फॉलो करना है वो क्या करना है, स्मॉलर एंगल। तो हम ए पर अपनी उंगलियों को ऐसे प्लेस किए और ए से बी की तरफ उंगलियों को क्या कर रहे हैं, कर्ल कर रहे हैं। तो आउट स्ट्रेच थंब जो है वो डायरेक्शन ऑफ क्या देगा, सी देगा, है। अब इसी तरीके से अगर मुझे बी क्रॉस ए निकालना हो तब क्या करेंगे सर? अब की बार हम अपने राइट हैंड को कहां प्लेस करेंगे, बी पे करेंगे। लेकिन तुम खुद से सोचो कि जैसा तुमने ए पर यहां ऐसे प्लेस किया था, तो बी से ए की तरफ जब तुम अपनी उंगलियों को कर्ल करोगे तो क्या तुम इस डायरेक्शन में ऐसे कर सकते हो थ्रू ए स्मॉलर एंगल? नहीं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि अपने हाथ रखने के स्टाइल को क्या करना है, चेंज करना है ऐसे। और अब की बार फिर से क्या करना है, अब तो मेरी उंगलियां कर्ल हो जाएंगी स्मॉलर एंगल के थ्रू, तो मेरा जो थंब स्ट्रेच होगा वो अंदर के साइड होगा। तो बी क्रॉस ए जो मुझे मिलेगा वो अंदर के साइड मिलेगा, और अंदर साइड जाते हुए वेक्टर को हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं। तो यहां पे डियर एक चीज तुम खुद से नोटिस करो कि ए क्रॉस बी जो है वो बाहर साइड आ रहा था, और बी क्रॉस ए जो है वो अंदर साइड आ रहा है। तो ए क्रॉस बी जो है कभी भी बी क्रॉस ए की बराबर नहीं होता, ऑल्दो बोथ हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट बोथ वेक्टर्स आर डिफरेंट बिकॉज दे बोथ हैव डिफरेंट डायरेक्शन। समझ में आई बात? तो इस तरीके से जो है हम ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का जो है वो डायरेक्शन निकालते हैं। ठीक, तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए अपने नोटबुक में। राइट हैंड थंब रूल में लिखिए, राइट हैंड थंब रूल में लिखिए, क्या लिखेंगे सर? प्लेस योर राइट हैंड, प्लेस योर राइट हैंड along the vector A in case of A cross B, अंडर ब्रैकेट में A cross B डाल देना, और along B अंडर ब्रैकेट में B cross A डाल देना। ठीक, place your right hand along A in case of A cross B, along B in case of B cross A, and curl your finger and curl your finger from A to B। किस केस में सर? A क्रॉस B में, है ना? and curl your finger from A to B via a smaller angle। just keep in mind smaller angle को अंडरलाइन कर देना, via a smaller angle the outstretched thumb, the outstretched thumb will give outstretched, ये बोल रहा हूं मैं, the outstretched thumb will give the direction of C। समझ में आई बात? तो ये चीज जो है आपका क्या है, राइट हैंड थंब रूल है। अब डियर राइट हैंड स्क्रू रूल देखते हैं। तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है कि जैसे मान लो ए वेक्टर है इधर और ये आपका वेक्टर है बी। ये बात तो सच है, ये बात तो सच है कि आपका वेक्टर सी जो है परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है कंटेनिंग बोथ द वेक्टर्स। तो सर जिस प्लेन में ए और बी लाई करते हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर हम स्क्रू को क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे। और इस केस में क्या करते हैं, स्क्रू को हम रोटेट करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्डर। जैसे अगर आपका ए क्रॉस बी है तो आपका स्क्रू जो है ए से बी की तरफ रोटेट करेगा थ्रू स्मॉलर एंगल, है ना। अगर आपका बी क्रॉस ए है तो आपका स्क्रू जो है वो बी से ए की तरफ रोटेट करेगा। लेकिन हमें स्क्रू को रखना कैसे है,
ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर, और हमें जो हैंड इस्तेमाल करना है वो हमें राइट हैंड करना है। तो जो एडवांसमेंट ऑफ स्क्रू होगी वो आपको डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर देगा, है ना। तो आपको जो आसान लगे, अगर राइट हैंड थंब रूल आसान है तो वो इस्तेमाल करें, राइट हैंड स्क्रू रूल आसान लग रहा है तो एक को चुने, लेकिन दोनों का इस्तेमाल ना करें। तो इसमें लिखिए, सबसे पहले लिखिए कि according to this rule, a screw is kept perpendicular to the plane. A screw is kept perpendicular to the plane containing both the vectors. And a screw is rotated from A to B through a smaller angle. The direction of the advancement of screw will give the direction of C vector. ठीक है सर। जैसे मान लो ये आपका प्लेन है, इसमें ए और बी ऐसे लाई कर रहा है, इसमें मान लो ए और बी जो है इस तरीके से लाई कर रहा है, तो मुझे अपना स्क्रू कैसे प्लेस करना पड़ेगा, ऐसे, या आप नीचे से भी प्लेस कर सकते हैं, लेकिन आपको घुमाना जो है ए से बी की तरफ वाया स्मॉलर एंगल है। तो स्क्रू की एडवांसमेंट जिस डायरेक्शन में होगी वो आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ सी होगा। समझ में आई बात। लेकिन आपको एक चीज मैं और बता दूं कि जो एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन होता है, अगर आप सामने से ऐसे देख रहे हैं और ये एंटी क्लॉकवाइज में आपका स्क्रू ऐसे घूमेगा, तो स्क्रू की जो एडवांसमेंट होगी डियर वो आपकी तरफ होगी, और स्क्रू को अगर आप इस डायरेक्शन में रोटेट कराते हैं तो वो आपका जो वेक्टर ऑब्टेन्ड होगा वो अंदर जाता हुआ होगा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आप अपने पास रख सकते हैं, ठीक, समझ गए। तो इसको नोट डाउन कर लो। हमको डायरेक्शन का भी पता चल गया और मैग्नीट्यूड का भी पता चल गया। तो वेक्टर सी को हम लोग देखो ऐसे लिखते हैं, ए क्रॉस बी जो है वो ए बी साइन थीटा एन कैप लिखा जाता है। ये एन कैप क्या है सर, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, वेक्टर ए एंड बी। तो वेक्टर सी को हम लोग इस तरीके से भी लिखते हैं, ये दिस विल गिव द मैग्नीट्यूड एंड दिस विल गिव द डायरेक्शन। समझ में आई बात। इसको नोट डाउन कर लो, फिर जो है मैं आपको आगे की चीजें बताता हूं। मैंने आपको एक चीज बताई थी बहुत कंपोनेंट ऑफ वेक्टर में कि एक वेक्टर को कंप्लीट डिफाइन दो तरीके से किया जाता है, मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन हम दो तरीके से दे सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन को। या तो हम उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को बता दें तो आपका वेक्टर कंप्लीटली डिफाइंड है, या अगर आपका वेक्टर को मैं कंपोनेंट फॉर्मेट में दे दूं, आई जे के फॉर्मेट में दे दूं, तो आपका वेक्टर जो है वो आपका कंप्लीट डिफाइंड है। कैसे, दोनों बोथ आर इंटर कन्वर्टिबल होते हैं। अगर आपको मैग्नीट्यूड गिवन है और थीटा गिवन है तो आप उसका कंपोनेंट निकाल सकते हैं। अगर आपका कंपोनेंट गिवन है तो उसकी हेल्प से उसकी मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं। समझ में आई बात। तो अगर अभी हमने जो देखा मैग्नीट्यूड गिवन थी और दोनों के बीच के एंगल गिवन था, लेकिन अगर आपका वेक्टर कंपोनेंट फॉर्मेट में गिवन होगा तो हम फिर वर्क कैसे करेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए आपका वेक्टर जो है, वेक्टर जैसे वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स आई कैप हो, ए वाई जे कैप हो और ए जेड के कैप हो, और बी एक्स बी इज इक्वल टू बी एक्स आई कैप हो, बी वाई जे कैप हो और बी जेड के कैप हो। तो डियर आपका जब वेक्टर कंपोनेंट फॉर्मेट में गिवन रहता है तो उसके ए क्रॉस बी को निकालने से पहले हमें यूनिट वेक्टर के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कैसे ऑपरेट होता है वो हमें पहले सीख लेना चाहिए। तो इसको सीखने के लिए हम सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं, है ना। दिस इज आई, दिस इज जे एंड दिस इज के कैप, ठीक। तो आई क्रॉस आई, जैसे आई क्रॉस आई अगर मुझे फाइंड आउट करना है
तो वो क्या होगा, तो डेफिनेशन को इस्तेमाल करो, क्या होगा, मॉडुलस ऑफ ए, यही था ना, ए क्रॉस बी, मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन ऑफ थीटा एन कैप। तो यहां पर आई क्रॉस आई, तो मॉडुलस ए की जगह पे मॉडुलस ऑफ आई, मॉडुलस ऑफ बी की जगह पे भी मॉडुलस ऑफ आई, और साइन ऑफ जीरो क्या होता है सर, जीरो हो जाता है। तो ये आपको क्या मिलेगा, आई क्रॉस आई जीरो मिलेगा। सिमिलरली जे क्रॉस जे ये भी जीरो होगा, और के क्रॉस के भी जो होगा वो आपका क्या होगा, जीरो मिलेगा। ठीक, अब आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के तो जीरो मिल गया, लेकिन आई क्रॉस जे क्या होगा, जे क्रॉस के क्या होगा, ये चीज अगर आपको देखनी है तो आप सिंपली यहां से देख सकते हैं, आई क्रॉस जे ये कितना होगा सर, देखिए डायरेक्शन मुझे निकालना है, मुझे क्या निकालना है, डायरेक्शन, दो चीज निकालनी है आई क्रॉस जे की, एक डायरेक्शन दूसरा मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आई और जे के अलोंग जो है, सबसे पहले मैंने क्या किया, दोनों पेन को ऐसे रख दिया, फिर मैंने क्या किया कि इसके ऊपर स्क्रू रखा और स्क्रू को आई से जे की तरफ ऐसे घुमाया। तो ये कैसे रोटेशन हो रहा है, सेंस ऑफ रोटेशन कैसा है, इस टाइप का है ना, एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज में स्क्रू किधर आता है, आपकी तरफ, मतलब स्क्रू जो है वो खुलता है। तो ये जो है डायरेक्शन जो है वो ये मिल रहा है, लेकिन यही डायरेक्शन जो है आपका के कैप है, जेड का डायरेक्शन है। तो बाय डेफिनेशन आई क्रॉस जे जो है मॉडुलस ऑफ आई मॉडुलस ऑफ जे साइन ऑफ थीटा है ना, प्लस में साथ में एन कैप। तो और दोनों के बीच की एंगल कितनी है सर, 90। तो ये 1 into 1 और साइन 90 भी 1, और ये जो डायरेक्शन है एन कैप का, यहां पर एन कैप का डायरेक्शन क्या दे रहा है डियर, के कैप दे रहा है। तो यहां पर हम जानबूझ के एन कैप की जगह पे के कैप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई क्रॉस जे जो है वो डियर, हमने एक चीज देखा कि जब दो यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो मुझे तीसरा यूनिट वेक्टर ही मिलता है। तो इसका मतलब जे क्रॉस के ले लूं तब भी मुझे यूनिट वेक्टर मिलेगा, के क्रॉस आई ले लूं तब भी मुझे यूनिट वेक्टर मिलेगा। तो यहां से तुम देखो, ये आई क्रॉस जे मुझे क्या मिला, के, लेकिन जे क्रॉस आई क्या मिलेगा। तो वंस अगेन सेम चीज, इसको ऐसे प्लेस करो, जे से आई की तरफ ये कैसे घूमेगा, अंदर की तरफ है ना, स्क्रू अंदर की तरफ जाएगा। तो जे क्रॉस के जो होगा, जे क्रॉस आई जो होगा वो आपका माइनस ऑफ के होगा। मैंने आपको वैसे भी बता रखा है कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के बराबर नहीं होता, डायरेक्शन दोनों का एक दूसरे से जस्ट अपोजिट होता है, 180 डिग्री पे होते हैं। ठीक, अब इसी तरीके से अगर आप चाहें तो जे क्रॉस के निकाल लें। देखिए दिस इज योर जे एंड दिस इज योर के। तो जे से के की तरफ आपको निकालना है तो स्क्रू कैसे प्लेस करना पड़ेगा, ऐसे। तो जे से के की तरफ ऐसे घुमाइए, इस तरीके से है ना। तो इस तरीके से जब घुमाएंगे तो ये कौन सा वाइज घूम रहा है, ये आपका जे से के की तरफ कौन सा घूम रहा है सर, तो जे से के की तरफ आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है ना। जे से के की तरफ कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जे से के की तरफ एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा, ये वाला। अब इसी को राइट हैंड थंब रूल से भी चाहो तो निकालो, राइट हैंड को ऐसे प्लेस करो और आप जे से के की तरफ ऐसे उंगलियों को कर्ल करो, तो ये थंब कैसे स्ट्रेच हो रहा है, आई की तरफ। तो जे क्रॉस के कैसा देगा, इधर है ना। तो जे क्रॉस के जो है वो आपका क्या होगा, वो आपका होगा आई कैप। सिमिलरली जस्ट इसका उल्टा के क्रॉस जे कैसा होना चाहिए, के क्रॉस जे कैसा होना चाहिए सर, तो वो होना चाहिए माइनस आई कैप। क्यों, क्योंकि आई ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में एंगल कैसा रहता है, 180 डिग्री। तो जे क्रॉस के अगर आई है तो के क्रॉस जे कैसा होना चाहिए, जस्ट इसका उल्टा, तो ये माइनस में आएगा। सिमिलरली आप के क्रॉस आई निकालो, है ना, के क्रॉस आई। तो दिस इज के एंड दिस इज आई, है ना। तो दिस इज के, आपकी तरफ के है, जेड एक्सिस हमने हमने जेड एक्सिस जो है व्हाइट बोर्ड के परपेंडिकुलर ली है। तो दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ के, दिस वन इज द डायरेक्शन ऑफ आई। तो आई ये हमने लिया के क्रॉस आई, तो के से आई की तरफ कर्ल करेंगे तो मुझे स्ट्रेच कैसा मिल रहा है, ऊपर की तरफ। तो के क्रॉस आई जो है आपको क्या देगा, जे देगा। अब इसी को हम स्क्रू रूल से देखें तो स्क्रू को हम ऐसे प्लेस करेंगे और के से आई को, के से आई की तरफ हम ऐसे जब रोटेट कर रहे हैं तो ये जो रोटेशन है डियर, ये
ये आपका हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज कैसा होगा, स्क्रू जो है ऊपर की तरफ आएगा, खुलेगा मतलब। तो K क्रॉस I जो है वो आपका क्या है, प्लस J, और I क्रॉस K क्या होगा, माइनस ऑफ J। तो डियर, क्या हम इसको इस तरीके से याद करते रहेंगे, क्या हम इसको ऐसे याद करते रहेंगे, ये टाइम टेकर है ना। तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक है। क्या ट्रिक है सर, कि देखिए एक सर्कल लीजिए, सर्कल पे 3 एरो इस तरीके से बना दीजिए, और तीनों के बीच में I, J और K इसको आप प्लेस कर दीजिए। एरो के ऑर्डर को फॉलो करेंगे, एरो के ऑर्डर को फॉलो करेंगे, तो जो आपका रिमेनिंग टर्म होगा वो आपका रिजल्ट होगा। जैसे I क्रॉस J, I क्रॉस J, तो I क्रॉस J जो है, I क्रॉस J जो है वो आपको क्या देगा, रिमेनिंग प्लस K क्रॉस I क्या देगा, यहां से देखो K क्रॉस I क्या दे रहा है, K से I की तरफ चले तो क्या दिया, क्या बचा, J है ना। कोई भी उठा लो, J से I की तरफ, J से K ले लो, तो J से K क्या दे रहा है, I बच रहा है, I से J क्या बच रहा है, K बच रहा है ना, I क्रॉस J प्लस K। अब देखो ऑर्डर के, यानी कि इस एरो के ऑर्डर के रिवर्स में अगर हम चलें तो J क्रॉस I, तो अगर आपने रिवर्स ऑर्डर फॉलो किया तो आपको जो रिमेनिंग टर्म मिलेगा वो माइनस के साथ मिलेगा। तो ये याद रखना है, और याद रखना डियर कि इस सर्कल को तुम चाहो तो ये चीज याद रखने वाली नहीं है कि आप कैसा क्लॉकवाइज लें या एंटी क्लॉकवाइज लें। अगर आप चाहें तो उल्टा भी कर सकते हैं ना, ये ऐसे ले लें, है ना, ये ऑर्डर है आपका, तो ये आपका I, ये आपका J और ये आपका K। तो I से J की तरफ अगर आप ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं तो रिमेनिंग टर्म क्या बच रहा है, K। बस ये ध्यान रखना है कि आपको ऑर्डर के करस्पॉन्डिंग चलना है। तो I से J चलेंगे तो क्या बचा, K। लेकिन अगर ये ऑर्डर को फॉलो करेंगे तो आपका रिमेनिंग टर्म क्या होगा, वो आपका आंसर होगा। यानी कि I क्रॉस J, J क्रॉस K, K क्रॉस I। रिवर्स ऑर्डर फॉलो करेंगे तो आपको क्या होगा, निगेटिव में आंसर लेना पड़ेगा। ठीक, तो ये ऑपरेशन को समझने के बाद जो है हम ये वाले वेक्टर को बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, हम फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आपके पास एक वेक्टर है A इज इक्वल टू AX I कैप और AY J कैप। हम सबसे पहले 2 डायमेंशन को देखते हैं। वेक्टर B इज इक्वल टू BX I कैप और BY J कैप। ठीक, तो इसका A क्रॉस B कैसे निकालेंगे सर, कैसे निकलता है, यहां देखिए A क्रॉस B को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, AX I कैप AY J कैप, ठीक, प्लस क्रॉस BX I कैप और BY J कैप। देखिए इसमें क्या करना है आपको, मैग्नीट्यूड जो कंपोनेंट है इस पे आपको वर्क नहीं करना, आप इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे और फिर I क्रॉस I और I क्रॉस J क्या होता है उस पे वर्क करेंगे। तो AX I कैप इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यानी कि दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट, और फिर ये इस तरीके से। तो AX I और BX I, तो AX इंटू BX तो कर लिया हमने, लेकिन I क्रॉस I क्या होगा सर, दोनों का डायरेक्शन सेम है और I क्रॉस I क्या होता है, 0। तो पहला टर्म जो है वो हमारा क्या होगा, 0 होगा, प्लस AX I क्रॉस BY J, तो ये आपका AX इंटू AX इंटू BY है ना, AX इंटू BY। लेकिन I क्रॉस J आपको निकालना है ना, तो I J K, तो I क्रॉस J, I से J की तरफ चले क्या बचा, K कैप बचा, प्लस अब क्या है सर, AY का BX AY J कैप क्रॉस BX I कैप, तो AY BX हमने लिख दिया एज इट इज, लेकिन J क्रॉस I चाहिए, तो मुझे उल्टे डायरेक्शन में चलना पड़ रहा है इस एरो के, तो आपका रिमेनिंग क्या है, K है, लेकिन माइनस आएगा क्योंकि हमने उल्टे डायरेक्शन को फॉलो किया है। अब सिमिलरली AYJ को BYJ के साथ लेते हैं तो ये क्या आएगा, 0 आएगा। तो जब इसको हम रीअरेंज करके लिखेंगे तो देखो क्या आएगा, ये आएगा AX BY माइनस AY BX K कैप। तो ये आपका एक वेक्टर आएगा जो
एक्स और वाई प्लेन के क्या होगा, परपेंडिकुलर। जैसा कि मैंने आपको दे रखा है कि ये दो कंपोनेंट में है, तो ये दोनों एक दूसरे, क्योंकि ये जो वेक्टर है एक्स वाई प्लेन में है, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा डायरेक्शन होता है, तो के होता है। तो जैसा कि आप रिजल्ट में भी देख सकते हैं कि ये जो आपका जो वेक्टर है वो परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन है, तो आपका रिजल्ट जो है वैसे भी सही होना चाहिए। ठीक, तो इसको नोट डाउन कर लें, फिर हम 3 डायमेंशन की तरफ बढ़ते हैं। गाइस, अगर आपका वेक्टर 3 डायमेंशनल हो, यानी कि उसके पास तीनों कंपोनेंट हो, तो उस टाइम पे हम ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले मान लो कि ये वेक्टर ए है और इसके पास तीनों कंपोनेंट ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप है, कुछ इस तरीके से। और बी की वैल्यू जो है वो बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप है। ठीक है डियर, समझ गए। अब अगर आप, जैसा अभी हम जस्ट इसके पहले जो निकाले हैं 2 डायमेंशनल वेक्टर के लिए ए क्रॉस बी, अगर उस मेथड को हम फॉलो करें तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। वो मैं बता रहा हूं कैसे, ध्यान देना। इसका क्रॉस प्रोडक्ट बी एक्स आई कैप है ना, बी एक्स बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। ठीक, अब यहां पे नोटिस करो, एक्स को एक्स आई कैप क्रॉस एक्स आई कैप क्रॉस बी एक्स आई कैप, फिर इसको हम बी वाई के साथ और एक्स आई क्रॉस बी जेड के कैप। मुझे यहां पर 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, यानी 3 टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। फिर ए वाई को बी एक्स के साथ, फिर बी जेड, और फिर ए वाई को बी एक्स, ए वाई को बी वाई और ए वाई क्रॉस बी जेड के कैप। फिर आपका सिमिलरली ये आपका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इसके साथ, और ये फिर इसके साथ। तो टोटल आपको 9 टाइम्स क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो इसी वैल्यू को निकालने का हमारे पास एक दूसरा मेथड है, हम दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट है क्या, पहले वो थोड़ी सी ब्रीफ इंट्रोडक्शन देख लो। जो लोग मेडिकल वाले हैं उनके लिए आसानी होगी कि डिटरमिनेंट सर एक एक्सप्रेशन का नाम है ना, जो इस तरीके से लिखा जाता है, JHI। इस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहते हैं, डिटरमिनेंट। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस रहती हैं इसको हम लोग रो कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस रहती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। और इसकी वैल्यू निकालने का बहुत ही सिंपल मेथड है, एक बार बताऊंगा, आप बहुत आसानी से इस चीज को सीख जाओगे। तो मुझे अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो मुझे डिटरमिनेंट्स में सबसे पहली रो में आई जे के इस तरीके से लिख देना है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू ऑर्डर, अगर ए पहले है तो ए वेक्टर के कंपोनेंट्स आई जे के कैप के नीचे आएंगे, है ना। आई के नीचे ए एक्स, जे के नीचे ए वाई और के नीचे ए जेड। सिमिलरली बी का आई के नीचे बी एक्स, ये बी वाई है ना, और ये आपका बी जेड। अब इसको हम एक्सपेंड कैसे करें, इससे वैल्यू कैसे निकालें, है ना। तो देखो, वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो ये देख लो, ये प्लस, ये माइनस और ये प्लस, यानी कि मुझे जब आई कैप को चूज करना होगा इस ए क्रॉस बी वेक्टर का, मुझे अगर आई कंपोनेंट निकालना होगा तो मुझे आई कैप को पॉजिटिव साइन के साथ यहां पर सिलेक्ट करना है। तो ये प्लस प्लस है ना, आई कैप अंडर ब्रैकेट में। देखो, जब जो चूज करोगे यहां पर जिस भी एलिमेंट को, आई जे के किसी में से भी चूज करोगे किसी को, तो जिसको चूज करोगे उससे होते हुए रो और उससे होते हुए कॉलम। अब इन एलिमेंट्स को तुम नहीं ले सकते, बचे तुम्हारा कौन, ए वाई बी जेड और बी जेड बी वाई ए जेड। तो आपको इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर ए वाई बी जेड, और फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके घटा देना है। तो माइनस बी वाई
AZ। और फिर क्या करना होगा सर, जब आपको इस A क्रॉस B वेक्टर का अगर मुझे क्या करना हो, J कैप निकालना हो, तो इससे होते हुए अब की बार मैं क्या करूंगा, रो और कॉलम दोनों को मैं क्या करूंगा, एलिमिनेट कर दूंगा। तो मेरे पास क्या बचा सर, मेरे पास AX और BZ। तो सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा विथ माइनस साइन, माइनस J, क्योंकि J जब मैं चूज करूंगा तो उसके साथ माइनस लेना पड़ेगा। तो माइनस J और AX BZ, तो AX को BZ के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, है ना, बीच में माइनस है ना, माइनस लगाना है इसको मल्टीप्लाई करने के बाद। फिर जो है मुझे ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा BX AZ। और वंस अगेन मुझे अगर K की वैल्यू निकालनी है तो आप प्लस K कैप, और K कैप जब आप चूज करोगे डियर, तो इसके थ्रू ये वाली AZ BZ खत्म और IJ खत्म, तो आपका बचा क्या, AX BY यानी कि ये, और फिर BX AY, जैसा कि हम इसको कैलकुलेट किए थे 2 डायमेंशनल में। तो AX BY माइनस BX AY। तो यहां पे एक चीज नोटिस करो डियर कि हम जो मल्टीप्लीकेशन इस्तेमाल किए हैं वो 6 टाइम्स किए हैं। AY BZ माइनस BY AZ, हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन इस्तेमाल किया इसके लिए, 2 टाइम्स इसके लिए और 2 टाइम्स इसके लिए। तो 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन से तो हम ऐसे ही बच गए, है ना। और प्लस में कन्वर्जन में अलग ही प्रॉब्लम थी, जैसे I क्रॉस J लेते तो I क्रॉस J क्या होगा, पहले वो फाइंड आउट करो, फिर उसकी नोटेशन लिखो, मतलब उसके साथ कौन सा यूनिट वेक्टर आएगा। तो उन सब चीजों से हम डिटर्मिनेंट के थ्रू अगर हम सॉल्व करेंगे, A क्रॉस B की वैल्यू निकालेंगे, तो उन सब प्रॉब्लम से बहुत आसानी से बचा जा सकता है। वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, जैसे 2 डायमेंशन को जैसे मैंने सॉल्व किया था वैसे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इस मेथड से गलती होने की चांसेस बहुत कम रहती है और बहुत ही शॉर्ट टाइम में ये सॉल्व हो जाता है। ठीक है सर, तो आप इसको नोट डाउन कर लें। और फिर मैं अभी आपको एक चीज एक्सप्लेन करूंगा कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसकी एप्लीकेशन कहां कहां पर है। देखिए गाइज, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने की एडवांटेजेस क्यों, व्हाई डू वी स्टडी द क्रॉस प्रोडक्ट। देयर आर सो मेनी फिजिकल क्वांटिटीज विच इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। जैसे सबसे पहले टॉर्क, है ना। टॉर्क के बारे में अभी जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, जैसे आपको समझाने के लिए कि जिस तरीके से फोर्स जो है एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे ये पेन जो है मेरी सीधी स्ट्रेट लाइन में एक्सेलरेट तभी करेगी जब इसके ऊपर नेट फोर्स लगेगा, है ना। तो इन द सेम वे कोई भी बॉडी रोटेशन में एक्सेलरेट करे, मतलब उसके पास एंगुलर एक्सेलरेशन हो। जैसे एंगुलर एक्सेलरेशन को समझना हो तो पंखे को आप गौर करना, तो पंखा जो है शुरू में धीरे धीरे रोटेट करता है, बाद में उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ती चली जाती है। तो वो जो एंगुलर स्पीड, जो घूमने की जो स्पीड है, वो जिस रेट से बढ़ती है, वो प्रोवाइड जो जिस रेट से बढ़ती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप करने के लिए, एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड कराने के लिए आपका टॉर्क का लगना जरूरी है। तो इसीलिए टॉर्क को हम लोग कई बार रोटेटिंग फोर्स भी कहते हैं। तो टॉर्क जो डिफाइंड होता है डियर, वो R क्रॉस F के फॉर्मेट में होता है ना। अब R क्या है, तो देखिए जिस पॉइंट के अबाउट आपकी बॉडी रोटेट करती है, या जिस पॉइंट के अबाउट आपको टॉर्क लेना होता है, उस पॉइंट से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का ये पोजीशन वेक्टर होता है R, है ना। और इस पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क निकालना है, तो ये R और ये F। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान देना डियर कि R और F जो है वो टेल टू टेल कॉइंसाइड नहीं है। तो इस जगह पर हमने जो भी क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है वो टेल टू टेल कॉइंसाइड करके डिफाइन किया था। तो यहां पर आप R को पैरेलली शिफ्ट कर देंगे, है ना। R आप यहां पर शिफ्ट कर देंगे, फिर जो है R क्रॉस F के थ्रू आप डायरेक्शन निकालेंगे, और फिर जो है हम मैग्नीट्यूड का जो मैंने फॉर्मूला बताया था AB
और जो मैंने फिर ए बी साइन थीटा बताया था वो उस तरीके से निकालेंगे। अच्छा, जो सी वेक्टर है यहां पर जो है सी की जगह पर आपका, यहां पर सी की जगह पे क्या है, टाउ है ना। ए की जगह पर आपका क्या है, ए है, और एफ की जगह पर, ए बी की जगह पे आपका क्या है, एफ है ना। तो इस ए और बी की जगह पर अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी, अलग अलग दूसरे वेक्टर्स आते रहेंगे। ठीक, ये तो था हमारा पहला एप्लीकेशन कि हम टॉर्क जो है क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से डिफाइन करते हैं। फिर आता है आपका एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम जिसको हम एल से डिनोट करते हैं, ये भी सेम थिंग डिफाइंड होता है कि जैसे मान लो ये हमारा कोई पॉइंट है और यहां से कोई ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रही है जिसकी वेलोसिटी इतनी है, तो इसका मोमेंटम जो है वो कुछ ऐसा होगा। तो एंगुलर मोमेंटम जो डिफाइंड होता है आर क्रॉस पी होता है ना। तो वंस अगेन हम देख रहे हैं कि यहां पर ये पोजीशन वेक्टर जो है और ये मोमेंटम है ना, दोनों टेल टू टेल कोइंसाइड नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं, शिफ्ट करके फिर जो है डायरेक्शन बताते हैं कि एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा। और मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो हमारे पास है ही कि ए इंटू आर साइन थीटा, मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास क्या था, ए बी साइन थीटा था। तो ए बी साइन थीटा के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये जैसे ही वैल्यू आप ऐसे शिफ्ट करेंगे तो आपको ये एंगल मिल जाएगी और फिर ए बी साइन थीटा की हेल्प से आप क्या करेंगे, वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद जो है इसकी और एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा कि मतलब हम प्रॉब्लम्स में कैसे सॉल्व करते हैं, ये लाइन ऑफ एक्शन है और फिर आगे की प्रोसीजर हम रोटेशन में देखेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बिंग अभी के लिए आप ये समझ लो कि ये टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम, ये कुछ फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो इस तरीके से डिफाइंड होती हैं, है ना। तो इस तरीके से डिफाइंड होगी तो हमें मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है और उसका डायरेक्शन कैसे निकालना है, तो सबके लिए जो प्रोसीजर है, जो हमने सीखा है, वो सारी की सारी चीजें यहां पर अप्लाई होंगी। तो वंस अगेन यहां पर देख लो कि ये जो आपका एल है, ये जो आपका एल है, ये हमने जो पढ़ा था ये सी वेक्टर है, ये आपका आर जो है वो ए वेक्टर है और ये जो पी है वो बी वेक्टर है। समझ में आई बात। तो ए और बी की शक्ल जो है वो बदलती रहेगी। आई मीन टू से कि ए की जगह पर कोई भी दूसरा वेक्टर आ सकता है, बी की जगह पे कोई भी दूसरा वेक्टर आ सकता है। और जब हम इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो जो फंक्शनिंग ए क्रॉस बी के लिए हमने की थी, जो भी फंक्शन हमने यहां पे कर रहे थे, जो भी वर्किंग यहां पे कर रहे थे, जैसे ए क्रॉस बी के निकालने का काम या उसके डायरेक्शन निकालने का काम हम जो कर रहे थे, वो सेम चीज आर क्रॉस पी के लिए होगी। ठीक, दूसरी चीज, तीसरी चीज आपकी क्या आती है सर, सर्कुलर मोशन में या रोटेशन में ही आपकी वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, दिस इज द रेडियस वेक्टर। तो ये भी आपका क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू डिफाइंड है। फिर आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ये भी आपका अल्फा क्रॉस रेडियस वेक्टर है ना। फिर उसके बाद जो है 12th क्लास में फिर क्या आता है सर, आपका आता है मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल मोशन में रहता है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे हमारी ये जो जमीन की अर्थ के चारों तरफ जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना डियर, जिसका डिस्कवरी न्यूटन साहब ने किया था कि सेब गिरता है तो वो जमीन की तरफ आता है। क्यों आता है सर, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड में। तो इन द सेम वे आप यूं समझ लो कि मैग्नेट के चारों तरफ जो है एक मैग्नेटिक फील्ड रहती है। इसका हम देखेंगे बहुत डिटेल्स में, लेकिन यूं समझ लो कि एक फील्ड है जो कुछ कारणों से प्रोड्यूस हुई है। उसमें अगर हम चार्ज पार्टिकल को, जैसे इलेक्ट्रॉन को मोशन में देंगे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उसकी वैल्यू जो होती है डियर, वो Q V क्रॉस B होती है ना। B क्या है यहां पर, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और V क्या है सर, वेलोसिटी। ठीक, तो ये फोर्स की वैल्यू थी। अब उसके बाद जो है मैग्नेटिक फील्ड की भी वैल्यू निकालने के लिए कि करंट कैरिंग एलिमेंट जो होता है, करंट कैरिंग वायर जो होता है, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और मैग्नेटिक करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है वो भी हम क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से निकालते हैं। तो तुम यहां पर एक चीज नोटिस करो कि सिर्फ हमने पढ़ा क्या, अगर तुम्हारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर है A क्रॉस B,
तो तुम डियर खुद से सोचो 1 2 3 4 5 और वो मैग्नेटिक फील्ड, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो क्रॉस प्रोडक्ट के थ्रू डील होती हैं। तो तुम खुद से ये डिसाइड करो कि क्रॉस प्रोडक्ट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इसीलिए हमें क्रॉस प्रोडक्ट को मेमोराइज नहीं करना। ए बी साइन थीटा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा रट्टा मार लेना इज नॉट सफिशिएंट। आपको उसको समझना पड़ेगा कि उसको ऑपरेट कैसे करना है, उसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन कैसी है ना, कैसे चीजें वर्क कर रही हैं, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है सर। तो आई होप कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट को बहुत अच्छे से समझा होगा। और अगर मेरा काम वंस अगेन फिर से मैं कह रहा हूं कि अगर पसंद आ रहा है तो डियर मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और शेयर जरूर करें और अपने सुझाव जो है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।